नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी आउटलुक 2023 में। आप सभी को नए साल की बधाई। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे 2022 में कैसा रहा कमोडिटी मार्केट का प्रदर्शन और नए साल से क्या है उम्मीदें। सोना चांदी हो, क्रूड हो, बेस मेटल्स हो या फिर एग्री मार्केट हो या फिर खाने के तेल का मार्केट हो, आप नए साल में कहां लगा सकते हैं दांव, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं दोराब मिस्त्री जी, केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों को नए साल की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आज बात खाने के तेल की करेंगे क्योंकि दोराब सर हमारे साथ है। दोराब सर, कई सारे इवेंट्स इस हफ्ते भी हुए, साल के आखिरी हफ्ते में भी सरकार ने एक तो स्टॉक लिमिट हटाने का फैसला किया, दूसरा आरबीडी पाम तेल पामोलिन से जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो पॉलिसी थी उसे जारी रखने का फैसला किया। लेकिन जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग ये थी कि क्रूड पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल में जो ड्यूटी डिफरेंस है उसको बढ़ाया जाए ताकि घरेलू इंडस्ट्री को बचाया जाए। ऐसे में क्या लग रहा है सर, इन फैसलों को आप किस तरह से देखते हैं? भाई देखो, सरकार कई अच्छे कदम उठाती है तो कभी कभी हमको थोड़ा डिसअपॉइंट भी कर देती है। तो सरकार ने दो पहलू में हमको डिसअपॉइंट किया। एक के फ्यूचर्स मार्केट का ट्रेडिंग जारी नहीं किया, फ्यूचर्स मार्केट रीओपन नहीं की। ये मेरे ख्याल से सरकार की एक गलती है। और दूसरा है कि क्रूड और रिफाइंड पाम की ड्यूटी का डिफरेंशियल नहीं बढ़ाया, यानी कि रिफाइनिंग इंडस्ट्री को थोड़ी ज्यादा रिलीफ नहीं मिली। ये हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन आगे चलते चलते मेरा तो ध्यान तेजी में है। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट पेपर में पेश किया था 16 दिसंबर को कि अब मंदी का माहौल खत्म हो गया। अब इंडोनेशिया ने बायोडीजल की जो मैंडेट है वो 30% से 35% पर लेके गए और उम्मीद है कि अगले 6 महीने में 35 से 40% पर भी लेके जाएंगे। तो इससे पाम ऑयल की डिमांड खुद इंडोनेशिया में उनकी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत बढ़ जाएगी और उत्पादन उतना बढ़ने वाला नहीं है। दूसरा है कि दुनिया की पूरी इकोनॉमी अब रीओपन हो रही है। दुनिया की इकोनॉमी में हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेशन आने वाला है, लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड काफी तेजी से ग्रो करेगी, जैसे कि इंडिया। तो इसे डिमांड काफी अच्छी रहने वाली है। तो जब सप्लाई कांस्टेंट रहती है और डिमांड बायोडीजल में बढ़ती है, खाद्य में बढ़ती है, तो इसका नतीजा होता है कि तेजी बाजार में आने वाली है। और मेरा फोरकास्ट है कि आने वाले दिनों में यहां से रमजान की छुट्टियों तक, यानी कि अप्रैल महीने की अंतिम तक, ये बीएमडी का वायदा जो आज 4180 पे टिका है, ये 5000 हो जाएगा, शायद ज्यादा भी हो सकता है। आपने जो नए कदम आज पेश किए उसमें आप एक बात नहीं बताई कि इंडोनेशिया सरकार ने एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आज अनाउंस की है। इंडोनेशिया ने बताया है कि आप 6 टन पाम ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हो, जबकि आपको 1 टन जरूरी लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये पहले 1:9 था, 1:8 था, अब 1:6 हो गया है और अगले दिनों में शायद 1:5 भी हो सकता है। मैं आपके दर्शकों को सावधान करता हूं कि धीमी धीमी तेजी बाजार में आने वाली है। तेजी यहां से दिख सकती है और 20% से ज्यादा की तेजी मौजूदा स्तरों से दिख सकती है, जैसा दोराब सर लग रहा है। 20% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। सर, आपने जैसे कहा कि 5000 तक के रिंगिट तक जा सकता है मलेशियाई पाम तेल का भाव। ऐसे में हालांकि हम आधा इंपोर्ट पाम तेल का ही करते हैं, देश में जितना भी कुल खाने के तेल का इंपोर्ट होता है उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा पाम तेल का ही है। ऐसे में क्या अब प्रेशर बाकी तेलों पर भी आएगा और वहां भी दाम बढ़ेंगे? हालांकि सरसों को लेकर स्थिति अच्छी दिख रही है, बुआई अच्छी है, बम्पर पैदावार का अनुमान है, रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। 3 साल में जो औसतन होता है उससे 60% ज्यादा उत्पादन अब तक हुआ, उत्पादन यहाँ बढ़ रहे हैं। लेकिन पाम तेल की चिंता क्या हावी रहेगी? इससे बाकी तेलों के दाम भी महंगे रहेंगे और 2023 भी वापस से महंगा होगा, जैसे 2022 हो या फिर कोविड के बाद हमने जिस तरह की तेजी देखी थी।
हाँ, तेजी तो जरूर आएगी और सारे तेलों में आएगी। ये पाम तो बहुत बड़ा डोमिनेटिंग तेल है, लेकिन सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सब में थोड़ी थोड़ी तेजी आएगी। मस्टर्ड में भी तेजी जरूर आएगी। हालांकि प्रोडक्शन उत्पादन ज्यादा है, लेकिन डिमांड भी बहुत अच्छी है मस्टर्ड की हिंदुस्तान में। जो हिंदुस्तान के जो स्टेट्स थे जहां मस्टर्ड पहले नहीं इस्तेमाल किया जाता था, अब ये लोग सब मस्टर्ड को प्रेफर करते हैं। तो मस्टर्ड की डिमांड बहुत अच्छी रहेगी और मस्टर्ड में भी थोड़ी थोड़ी तेजी आएगी। और मस्टर्ड के किसानों को मेरे ख्याल से इस साल भी अच्छे दाम मिलने वाले हैं। ये तेजी का नतीजा दो होता है, एक के कंज्यूमर को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन किसानों को, प्रोड्यूसरों को, प्रोसेसर्स को बड़ा फायदा होता है। तो इसलिए हमको ये दोनों पहलू देखने चाहिए। भी कंज्यूमर्स ही है। हमारे साथ जी चंद्रशेखर जी भी है। सर, आपका आउटलुक क्या है? 2023 में खाने के तेल फिर से महंगा होने वाला है, आप क्या सेंस कर रहे हैं सर? मैं मानता हूँ जैन फेब मार्च फर्स्ट क्वार्टर में ज़रूर पाम में तेज़ी आने का संभावना है, मगर ये कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो सीजनल है, हर साल होता है फर्स्ट क्वार्टर, और अप्रैल से नवंबर तक उनका पीक प्रोडक्शन सीजन होता है। और हम यूएसडीए के आंकड़े देखेंगे तो 2022-23 में कम से कम 8 मिलियन टन का उत्पादन एडिबल ऑयल का ज़्यादा होगा पिछले साल के मुकाबले। मगर इसका जो डिमांड है, मैं नहीं मानता हूं कि डिमांड 8 मिलियन से बढ़ेगा। तो मेरा अनुमान है, चीन को देखिए, भारतवर्ष को देखिए, जो बड़े कंज्यूमर्स हैं, यहाँ आमदनी बढ़ नहीं रही है। लोगों की जो क्षमता है, परचेजिंग पावर जो हम कहते हैं, वो बढ़ नहीं रही है। तो इसके चीन में भी काफ़ी दिक्कतें हैं, उनके आर्थिक विकास में काफ़ी स्लो डाउन है वहाँ भी। तो मैं डिमांड के ओर ज़रा मेरा कंसर्न है। सप्लाई रहेगा, मगर उसका मैचिंग डिमांड, सप्लाई ग्रोथ रहेगा, उसका मैचिंग डिमांड ग्रोथ शायद नहीं रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मगर अप्रैल का बाद उत्पादन भी बढ़ेगा, उनका पीक प्रोडक्शन सीजन जो पाम ऑयल का है वो आएगा। और जो साउथ अमेरिका का सोयाबीन उत्पादन है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह, वो भी आ जाएगा मार्केट में। तो मैं सेकेंड क्वार्टर में, यानी अप्रैल मई जून से लेकर के वो क्वार्टर में ज़रूर ज़रा सा नरमी इस मार्केट में देखता हूँ। उसका बाद भारत में बरसात होती है कि नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसी बुवाई होती है, वो फैक्टर्स आ जाएंगे मार्केट में। ओके, अब दोराव साहब, अब आपसे मेरा सवाल सोयाबीन को लेकर होगा और सनफ्लावर को लेकर होगा। क्या इन दोनों तेलों में नरमी की उम्मीद रखें? वहां से क्या सेंस मिल रहे हैं? यूएस, ब्राजील और अर्जेंटीना की फसल को लेकर क्या संभावना लग रही है? देखिए, हर दिन वेदर हम देखते हैं कि अर्जेंटीना में जितना बारिश होना चाहिए उतनी बारिश नहीं हो चुकी और संभावना भी उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि हम रोज फोरकास्ट को स्टडी करते हैं, तो इसलिए सोयाबीन का जो उत्पादन जितनी हमें उम्मीद थी उतना उत्पादन होने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि ब्राजील में कितना बायोडीजल का मैंडेट नए राष्ट्रपति लूला जी जब अपना स्थान पर बैठेंगे, तो देखना है कि ये वापस वो जो मैंडेट 14% का था वो लाएंगे या 10% पे ही रखेंगे। अगर ब्राजील ने बायोडीजल मैंडेट बढ़ा दिया तो फिर सोयाबीन ऑयल में भी काफी तेजी आ सकती है। दूसरा, आप देखिए कि सोयाबीन ऑयल के दाम काफी घट चुके थे पिछले महीने में। मेरे ख्याल से आसपास 15 सेंट पर पाउंड की गिरावट आई थी। अब उसमें थोड़ी थोड़ी तेजी आ रही है, रिकवरी हो रही है, और मेरा मानना है कि सोयाबीन ऑयल भी मजबूत ही रहेगा। और सनफ्लावर में तो आप देखिए, ये यूक्रेन की लड़ाई का मामला है। अगर लड़ाई बंद हो जाती है, सीज फायर होता है, तो बुआई ज्यादा बढ़ सकती है सन सीड की, और सन ऑयल की सप्लाई भी बढ़ सकती है। लेकिन जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, जब तक ब्लैक सी से माल निकलना मुश्किल है, तब तक सन ऑयल में भी तेजी ही तेजी रहेगी। अब दोराव साहब, अब आखिरी सवाल आपसे होगा। हम करीब करीब 230-235 लाख टन सालाना खाने के तेल की खपत है हमारे देश में, और करीब करीब 95 लाख टन का उत्पादन यहाँ पर होता है, और 135 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह के भाव अगर बढ़ेंगे तो क्या इंपोर्ट बिल का बोझ
नए साल में भी बना रहेगा? और इंपोर्ट बढ़ेगी। हालांकि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन मस्टर्ड की बहुत अच्छी है, लेकिन कंज्यूम मैं मानता हूं कि इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छी चलेगी नेक्स्ट ईयर। कंजम्पशन इज रिकवरिंग, कंजम्पशन इज कमिंग बैक, और इसलिए इंपोर्ट ज्यादा रहेंगे। दूसरी बात है कि इंपोर्टर्स की संख्या अब बढ़ी है। एक दो और मजबूत बड़े इंपोर्टर मैदान में आए हैं, तो इससे स्टॉक जो हम हिंदुस्तान में रखते हैं, जो कि काफी कम हो गया था कोविड के हिसाब से, अब वो स्टॉक भी बढ़ रहा है। तो स्टॉक के बढ़ने से, डिमांड बढ़ने से इंडिया की इंपोर्ट बहुत ज्यादा होने वाली है। मैं नहीं मानता कि इंपोर्ट पिछले साल की ही टनेज पे रहेगी। ये करीबन 500,000 टन ज्यादा इंपोर्ट चलेगी अगले आने वाले साल में। शुक्रिया दोराब सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बिजी हफ्ता था, आपने बताया था कि फैमिली हॉलीडे चल रहा है, उसके बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए वापस लौटते हैं। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, केडिया जी और चंद्रशेखर जी दोनों बने हुए हैं, और अब हम बात करेंगे एमसीएक्स और एनसीडीएक्स के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उस पर, उनका प्रदर्शन 2022 में कैसा रहा है और नए साल से क्या उम्मीदें हैं। 2022 के प्रदर्शन की उम्मीद की बात करें तो गोल्ड ने 14% के आसपास का रिटर्न दिया, 14% से ज्यादा का रिटर्न दिया। हालांकि काफी वॉलेटाइल ईयर था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से हमने देखा था कि एक 55,500 की नई ऊंचाई तक गया था, रिकॉर्ड से महज 700-800 पॉइंट ही रह गया था। लेकिन वापस से सितंबर आते आते एक सुस्ती भी दिखी, लेकिन फिर से साल अंत आते आते जबरदस्त तेजी दिखी। केडिया जी, क्या लग रहा है 2023 किस तरह का रहने वाला है? क्या इस साल नया रिकॉर्ड बनने वाला है और किस ऊंचाई तक गोल्ड का भाव 2023 में जा सकता है? नमस्कार विश्वमन जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो 2022 काफी कॉन्ट्रा साल रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट 3 महीने में इंटरनेशनल में जब गोल्ड में तेजी देखी लगभग $2,070 तक का, बिकॉज हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर जिस ढंग से यूक्रेन जो युद्ध का कंसर्न था वो गोल्ड को ऊपर लेके जा रहा था। डोमेस्टिक मार्केट में भी लगभग 55,500 का लेवल हमने छूते हुए देखा, बट डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस स्टेबल रह गया था, जो 51-52 के आसपास का कंसोलिडेशन जोन था, जबकि इंटरनेशनल में $1,620 तक नीचे आते हुए देखा। कारण उसका था रुपया में कमजोरी, कम से कम 11% के आसपास में रुपए में कमजोरी देखी थी। इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी है, फिजिकल मार्केट में डिमांड हमने देखा था कंटिन्यू पुश कर रहा था, जिसकी वजह से सोना लगभग 14.5% के आसपास की गेंस पूरे साल भर में 2022 में दिखा रहा। अब 2023 की अगर बात करें तो हमारा मानना है कि गोल्ड सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। लगभग 62,000 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। उसके कुछ कारण है, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं कि गोल्ड के लिए कुछ एनवायरनमेंट तैयार होना चाहिए तो ही वो तेजी आती है। तो सबसे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन जो 2022 के अंदर हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया, वो अभी तक कंक्लूड हुआ नहीं है। रशिया के साथ साथ अगर हम देखें तो चाइना, ताइवान, ये बीच बीच में हम देख रहे हैं कि न्यूज में आ रहा है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बीच में भी कंसर्न्स बने हुए, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू बने रहेंगे। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, बिकॉज डॉविश टोन फेड की तरफ से आने चालू हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 3 मीट में हमने देखा 0.75 का जब रेट हाइक हुआ है तब सोना पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया, विच मींस कि जो भी अब रेट हाइक है वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर गया है। इसके बाद अगर हम देखें सेंट्रल बैंक की बाइंग, लगभग 400 टन के आसपास सोना बाइंग हुआ है, जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं देखा गया है। साथ में हम देख रहे हैं कि इक्विटी के वैल्यूएशंस थोड़े से हाई साइड दिखा रहे हैं, रिसेशन का फियर बना हुआ है, इन्फ्लेशन इतनी जल्दी कम नहीं होता है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है सोना 62,000 तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे दिखाई देगा। इसके अंदर रुपया गिरावट और बाकी है, बिकॉज हमने देखा था कि रुपए में अब स्टेबिलिटी जरूर है 80 से 80 से 83 के बीच में, बट माना ये जा रहा है कि आने वाले 2023 के अंदर रुपये में थोड़ी और गिरावट बढ़ सकती है, जो लेट से अगर 85-86 का जोन भी पकड़ते हैं तब भी सोने को सपोर्ट मिलेगा। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है सोना लगभग 62,000 का लेवल आराम से 2023 में दिखाता हुआ दिखाई देगा। सर, आपका आउटलुक क्या है नए साल को लेकर? अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो किस तरह का डिमांड सिनेरियो रहेगा और किस तरह के भाव देखने को मिल सकते हैं नए साल में? क्या नया साल भी वॉलेटाइल रहने वाला है जैसा 2022 था? मैं इस साल को, यानी आने वाला 2023 को 2 भाग में देखता हूँ। इट विल बी ए ईयर ऑफ 2 हाफ्स, 2 आधा। यानी फर्स्ट हाफ में और भी यूएस फेड का कम से कम 2 बार रेट हाइक का उम्मीद हमें रखना चाहिए, और डॉलर इतना तेजी से कमज़ोर नहीं होगा। तो मगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड क्वार्टर शायद वो एक पिवट आ जाएगा रेट हाइक में, एक पॉज
एक रोक आ जाएगा रेट हाइक में, तब से लेकर के सेकेंड हाफ में गोल्ड को एक उछाल मिलने का संभावना है, क्योंकि तब से डॉलर कमज़ोर होते जाएगा और यूएस का बॉन्ड यील्ड भी ज़रा सा घटते जाएगा, तो उसके वजह से गोल्ड को एक उछाल मिलेगा। एक पहला कारण है। दूसरा कारण है, जैसे चीन खुल जाता है, अभी खुल गया है, फिर भी वहाँ एक समस्याएं तो है, मगर आगे 3, 4, 6 महीने में मैं समझता हूँ एक साधारण सिचुएशन आ जाना चाहिए, वहाँ का भी डिमांड, फिजिकल डिमांड चीन का बढ़ेगा। तीसरा है सेंट्रल बैंक्स। कई सेंट्रल बैंक 2022 में लगभग 400 टन का माल गोल्ड लिया था, तो वो भी ज़रूर 2023 में भी अनसर्टनिटीज़ के वजह से वो सेंट्रल बैंक का भी डिमांड निकलेगा, तो और इंडिया का डिमांड स्टडी रहेगा लगभग। तो इसके वजह से मैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर देख रहा हूँ 1800-1900 डॉलर का रेंज में सोना जा सकता है ज़रूर। तो उसका इफ़ेक्ट हमें हमारा देश में देखने को मिलेगा। आज का जो रेट है 55,000 के आसपास जो भी 10 ग्राम का चल रहा है, 10% तो अपसाइड पोटेंशियल सोने का मैं ज़रूर देख रहा हूँ, और मगर ये होगा ज़्यादा करके सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में नहीं होगा। यानी 10% की तेजी चंद्रशेखर सर को लग रहा है कि नए साल में गोल्ड में, क्या चांदी में ही इसी तरह की तेजी की उम्मीद करें सर चंद्रशेखर सर? बिल्कुल बिल्कुल, चांदी में वैसे मार्केट डेफिसिट में है, कम से कम 6,000 टन का डेफिसिट है, और चांदी का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, समझो इलेक्ट्रिफिकेशन है, 5G टेक्नोलॉजी है, हमारे सब देशों का जो डीकार्बनाइजेशन सब देशों ने टारगेट दिया है, उसमें सिल्वर का काफ़ी एक बड़ा भूमिका रहेगा। सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा, और क्योंकि सिल्वर मार्केट शॉर्ट सप्लाई में है और डिमांड बढ़ेगा, तो उसका अंदर इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। उसके वजह से सिल्वर को बड़ा एक उछाल मिल सकता है। 22-23 डॉलर से लेकर के मैं देख रहा हूँ, पहले 25 डॉलर जाएगा, बाद में 27 डॉलर भी जाने का संभावना है विश्व बाजार में, जिसका रिफ्लेक्शन हमें डोमेस्टिक मार्केट में मिलेगा। 70,000 से लेकर के 80,000 के बीच में भी चांदी जाने का संभावना मैं देखता हूँ। ओके, केडिया जी, आपको चांदी में किस तरह की तेजी की उम्मीद करें? क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट से बात हुई, उनको लगता है कि चांदी आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को। आपकी उम्मीद क्या है सर? हाँ बिल्कुल, जैसे चंद्रकिरण सर ने भी कहा है कि चांदी अच्छी दिखाई दे रही है। मुझे भी लगता है कि चांदी में जो फैक्टर सर ने बताया वो तो है ही है, साथ में एक सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है वो गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर हम देखें तो 2020 के 2020 के अंदर 128 तक का लेवल पहुंच गया था। 2022 का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे भी हमने देखा 62 से स्टार्ट किया था, हमने लगभग 73-74 तक का लेवल जाते हुए देखा। नीचे में हमने लगभग 53,000 का लो देखा, लेकिन अक्टूबर में एक अलर्ट जारी हुआ था जो काफी लोगों ने मिस आउट किया था, वो है स्क्वीज। क्योंकि इंटरनेशनल में हमने देखा था कि जो लीज रेट है चांदी की वो स्पाइक कर गई थी, और पिछले 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जब भी ऐसी लीज रेट में स्पाइक आता है तो चांदी कम से कम डबल होती है। तो मैं अगर डबल के हिसाब से भी अगर पकड़ के चलो, बाकी फैक्टर जो इंडस्ट्रियल यूज है, गोल्ड सिल्वर रेशियो है, या इन्वेंट्री लोअर लेवल पे है, तो मुझे लगता है कि 34 डॉलर के आसपास चांदी इंटरनेशनल में दिखा सकती है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में कंजर्वेटिवली भी अगर मैं पकड़ के चलूं तो 90,000 का लेवल आराम से दिखा सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है फैक्टर्स चांदी की तरफ ज्यादा हावी रहेंगे, जहां पे रेशियो मुझे लगता है कि 56 से 58 तक का भी रेशियो आ जाता है तो इजीली हम 90,000 का लेवल चांदी में आते हुए देख पाएंगे। तो आई एम मोर बुलिश एज कंपेयर टू गोल्ड। चांदी लेके चलना चाहिए, फिजिकल लीजिए, ईटीएफ में लीजिए, फ्यूचर में लीजिए, बट चांदी जरूर लेके चलिए। खरीदारी के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। चलिए अब एनर्जी मार्केट की बात कर लेते हैं। एनर्जी मार्केट के लिए तो ये साल सबसे ज्यादा वॉलेटाइल था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से हमने देखा जिस तरह की तेजी दिखी। चंद्रशेखर सर, क्रूड और नेचुरल गैस क्या किस तरह की तेजी दिखी? हालांकि ऊपरी स्तरों से काफी अब गिरावट भी आ चुकी है, लेकिन अभी भी अगर पूरे साल की बात करें तो 2022 में 15% की तेजी क्रूड में और नेचुरल गैस में 36% की तेजी दिखी है। 2023 को लेकर, क्रूड को लेकर और नेचुरल गैस को लेकर चंद्रशेखर सर क्या आउटलुक है आपका? बिल्कुल, क्रूड मार्केट भी विल बी ईयर ऑफ टू हाफ। जो 2023 में फर्स्ट हाफ में मैं देख रहा हूं सप्लाईज तो इतना टाइट नहीं है, मगर सेकेंड हाफ में सप्लाईज टाइट हो सकता है। और मैं ये भी देख रहा हूं चीन का डिमांड, चीन का सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गया,
वहाँ का डिमांड बढ़ सकता है। हमारा भारतवर्ष का डिमांड तो स्टडी रहेगा, मगर खास करके एक कारण है अमेरिका में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है वो जो 600 मिलियन बैरल से घट करके 400 मिलियन बैरल हो चुका है, क्योंकि 200 मिलियन बैरल उन्होंने रिलीज किया था मार्केट में इस साल 2022 में, तो उसका भी रिप्लेनिशमेंट होगा, तो एडिशनल डिमांड फैक्टर वो बन सकता है। और ओपेक ज़रूर मार्केट को $70-75 ब्रेंट को वहाँ ट्रेड करने नहीं देगा, वो ज़रूर $80 से ऊपर जाने के लिए जो भी करना है, आगे प्रोडक्शन कट करना है तो काटेंगे प्रोडक्शन को, कम करेंगे प्रोडक्शन को, और रशिया से भी उत्पादन कम होने का संभावना है, रशिया से मार्केट सप्लाई। तो ये सब देखते हुए मेरा अनुमान है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ब्रेंट का 75 से $85, $75 to $85 अ बैरल, और सेकेंड हाफ में वो बढ़ना चाहिए मार्केट, और 85 से $95, $85 to $90, विद अ पॉसिबिलिटी कि $100 तक भी $100 भी छू सकता है मार्केट। शायद वहाँ रुकेगा नहीं, वहाँ ठहरेगा नहीं, मगर घट जाएगा, मगर इट कैन पोटेंशियली टच $100, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, केडिया जी, आपका अनुमान क्या है क्रूड और नेचुरल गैस को लेकर? आपको क्या लग रहा है, क्या होगा, किस तरह का साल होगा एनर्जी मार्केट के लिए 2023? देखिए, एनर्जी मार्केट 2022 के अंदर लाइमलाइट था, बिकॉज जिस ढंग से रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न था वो हम जानते हैं कि कमोडिटी का कंसर्न था, और जहां पे लाइमलाइट में आए हम कच्चा तेल और नेचुरल गैस, जहां पे कच्चे तेल ने लगभग 15% का जंप दिखाया और नेचुरल गैस ने 35%, तो इस करंट भाव के हिसाब से, जबकि हमने ऑलमोस्ट हाई में 700 तक के भी लेवल ऑलमोस्ट छूते हुए देखे। 2023 की अगर बात करें तो मुझे ज्यादा बड़ी तेजी कच्चे तेल में नहीं लग रही। नो डाउट वॉलिडिटी रहेगी, जो लोअर साइड में 65 और ऊपर में 95 अगर ब्रेंट की बात करें, बिकॉज एक तरफ आप समझिए कि इन्फ्लेशन कंसर्न बना हुआ है और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि इन्फ्लेशन कंटिन्यू मेंटेन रहे, तो जब तक कच्चा तेल नीचे नहीं आता है, जब तक कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकती। सेकेंडली, हम जैसे रिसेशन की अगर हम बातें कर रहे हैं और दिख भी रहा है, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन, नो डाउट चाइना अब ओपन अप हुआ है, ये 22 जनवरी को चाइना में न्यू ईयर है, तब तक मार्केट इसको सपोर्ट करेगा, ग्रोथ भी आगे चाइना के लिए अच्छी बोल रहे हैं। बट दूसरी तरफ अगर आप मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज की अगर आप जीडीपी देखेंगे, तो यहाँ पे रिसेशन का असर इनमें भी पड़ना चालू हो चुका है। तो एक होड़ जो हमने आज से 5-7 साल पहले भी देखी थी कि अपने अपने प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि अब वापस दिखाई देगा 2023 में, क्योंकि मार्केट कैप्चर करना है। तो ओवरऑल आई एम नॉट सो मच बुलिश। हाँ, वॉलिडिटी कंटिन्यू रहेगा, जो ऊपर में आई थिंक 95 इज हायर साइड, बट नीचे में 65 भी छू सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान है। वही नेचुरल गैस में मुझे जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है। उसके दो मुख्य कारण है। हम जानते हैं कि जर्मनी इस वक्त काफी ठंड से जूझ रहा है और रशिया से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पूरी तरह से सप्लाई बंद कर चुकी है। रिजल्टेंट हमने काफी बड़ी तेजी भी देखी, बट इस वक्त जो इन्वेंट्रीज की बात करें वो 5 साल के एवरेज के ऊपर होने की वजह से पिछले महीने 1.5 महीने में हमने जबरदस्त गिरावट देखी है प्राइजेस में। बट ये इन्वेंट्री ये साल के लिए काफी है, बट अगले साल सप्लाई आएगी कहां से, और विंटर एक्सट्रीम जनवरी फरवरी में जो रहेगी, जनवरी के मंथ में ज्यादा, तो ये नेचुरल गैस को ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। तो आई एम मोर बुलिश ऑन नेचुरल गैस, जहां पे फिर से हम 600 प्लस के भाव मिनिमम देख पाएंगे। लेकिन क्रूड के अंदर थोड़ा कॉशियस रहिए, न्यूज बेस ज्यादा करके रहेगा, मार्केट कैसा मूव करेगा, बट मुझे लगता है दायरा 65 से 95 के बीच में रहेगा। बेस मेटल्स को लेकर चंद्रशेखर सर क्या आउटलुक है आपका नए साल के लिए? सबसे मैं देख रहा हूं कि चीन सबसे बड़ा एक फैक्टर रहेगा। कॉपर में कई लोग बुलिश है, मगर मैं मानता हूं शॉर्ट टर्म में तो कॉपर में एक्चुअली मार्केट सरप्लस है, लगभग 150,000 टन, यानी 1.5 लाख टन का सरप्लस है। कॉपर का डिमांड भी बढ़ेगा ज़रूर, मगर उसका जो भाव में जो बढ़ोतरी लोगों का इंतज़ार है उतना तेज़ी से भाव नहीं बढ़ेगा। मैं मानता हूं कॉपर शायद $9,000 तक जाने का संभावना है। इट हैज़ एन अपसाइड पोटेंशियल अप टू अबाउट $9,000। और फिर हम एल्यूमिनियम को देखेंगे तो सप्लाई में एक शॉर्टफॉल है, उस शॉर्टफॉल के वजह से एल्यूमिनियम मार्केट ज़रा फर्म, इट रिमेन क्वाइट फर्म, क्योंकि यूरोप में कई स्मेल्टर्स बंद हो चुके हैं, मगर चीन में नए कैपेसिटीज आ गए हैं। फॉर देयर इज अ फाइट बिटवीन सप्लाई रिस्क एंड मोर सप्लाईज फ्रॉम चाइना। तो इसमें भी मैं एल्यूमिनियम में भी ज़रा सा
अपसाइड ज़रूर देख रहा हूँ। एल्यूमिनियम के भाव आज के जो रेट है उससे शायद $2,800 प्रति टन तक भी जा सकते हैं, बट ज़्यादा करके इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। ओके केडिया जी, वक्त बहुत कम है, 2 सवाल आपसे फटाफट लेने हैं। बेस मेटल्स में टॉप पिक 2023 के लिए, फिर एग्री मार्केट पर बात करेंगे। देखिए, बेस मेटल की बात करें तो मुझे कॉपर सबसे अच्छा तेज लग रहा है, बिकॉज इन्वेंट्रीज अभी भी स्क्वीज में दिखाई दे रही है और कंजम्पशन नए एप्लीकेशन चाहे ईवीज में वो यूज हो रहा है। तो आई थिंक जो गोल्डमैन सैक्स ने $10,000 का टारगेट रखा है उसी के साथ ज्यादा जाऊंगा। ऊपर में मुझे लगता है 900 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम और जिंक, ये दो ऐसी कमोडिटी रहेगी जिन पे आपको नजर रखना है, क्योंकि शॉर्टेजेस और इन्वेंट्री ये दोनों ही सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। तो कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ये 3 कमोडिटी बेस मेटल में 2023 के लिए टॉप पिक रहेगी। की बात कर लेते हैं। मसालों में जबरदस्त रैली दिखी है, जीरे में रिकॉर्ड तेजी, 85% के आसपास दाम बढ़ गए पिछले 1 साल में। क्या लग रहा है नए साल में क्या होगा सर जीरे में, केडिया जी? हाँ बिल्कुल, अगर मसाले में देखें तो काफी अच्छा हल चल रहा है। खास करके जीरे की बात करें जो जर्मिनेशन के इशू के बाद प्राइजेस में काफी बड़ा जंप दिया। हमारा एक्सपेक्टेड 32,000 का लेवल था, बट ऑलमोस्ट पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही मार्केट में ये बड़ा जंप आ चुका है। बातें अब आपको 40,000 की भी दिखाई देगी, बट जो इंडस्ट्री के लिए है तो मुझे लगता है 32,000 फिजिबल है। यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं मंदी नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ एक करेक्शन रहेगा, क्योंकि ये जो शॉर्टेज है वो 2023-24 में भी कंटिन्यू चलेगा। बट फर्स्ट हाफ जो रहेगा मार्केट में अभी थोड़ा दबाव रहेगा। जो नए हाइज बनेंगे वो अगस्त में दिखाई देंगे, जो ऊपर में हो सकता है 38 से 40,000 के लेवल दिख जाए, बट वो डाइजिए 32,000 कंफर्ट जोन में मुझे लगता है कि प्राइसेस रहने चाहिए। का वक्त है केडिया जी, ग्वारसीड ग्वारगम 2023 के लिए टारगेट क्या है? देखिए, गवारसीड गवारगम दोनों ही काउंटर मुझे काफी बुलिश लग रहे हैं, बिकॉज पिछले साल हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर एक गिरावट भरी थी, बट जिस दिन से यूएस ने नेट एक्सपोर्टर की बात की है तो डेट मींस एनर्जी के एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देगी, सेल के प्रोडक्शन बढ़ेंगे, जिसकी वजह से गवार गम को भी सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज के चाइना गवार स्प्लिट काफी धड़े से ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गवार गम और गवार सीड को दोनों को सपोर्ट करेगा। हायर साइड में अगर हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बट मुझे लगता है 7100 7500 तो बैर मिनिमम हम गवार सीट में देखेंगे, जबकि 16.5 से 17,000 तक का भी लेवल बैर मिनिमम गम में भी आते हुए देखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड अब धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी गवार गम के लिए। केडिया जी आपका, चंद्रशेखर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और नए साल की इस खास शो को और भी खास बना दिया।